अगस्त 1990 मध्य पूर्व का एक देश कुवैत, इसके हर शहर के ऊपर कलपुर्जों से बनी हवाई चिंदियां उड़ रही थी। आसमान में लड़ाकू विमान और जहां बच्चे खेलते थे वहां आर्मी टैंक्स। हर 100 गज पर 2-4 लाशें मिल रही थी। जो भागता, जरा सा भी नजर चुराता, उसे सीधे गोली मार दी जाती। ऐसा लगता था कि शहर में कोई मकान साबुत नहीं बचेगा। देश के राजा और मंत्री भाग चुके थे। उनके महलों पर दुश्मन देश के सैनिक झुंड के झुंड में इकट्ठे थे। इस नज़ारे से 2 रोज पहले ही 2 अगस्त 1990 को इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था। अचानक रात के 2 बजे तकरीबन 1.5 लाख इराकी सैनिक कुवैत के बॉर्डर पर पहुंचे। इनके आगे थे 300 टैंक्स। 17,000 सैनिकों वाली कुवैत की सेना की इन्हें रोकने की हिम्मत नहीं पड़ी। चंद मिनट्स में इराक की आर्मी राजधानी कुवैत सिटी पहुंच गई। कुवैती युद्धक विमान हवा में उड़े, लेकिन इराकी सेना पर बमबारी करने के लिए नहीं, बल्कि सऊदी अरब में शरण लेने के लिए। कुवैती नौसेना भी बस खड़ी खड़ी तमाशा देखती रही। इराक की सेना को आदेश दिया गया था कि वो कुवैत सिटी में घुसते ही सबसे पहले दस्मान राजमहल जाकर शाही परिवार को बंदी बनाए। इसी मकसद से देर रात कुवैत पर हमला किया गया, लेकिन कुवैत के अमीर किंग शेख जावेर को सद्दाम के मंसूबों की पहले ही भनक लग गई थी। वो अपने मंत्रियों को लेकर सऊदी अरब भाग चुके थे। सद्दाम हुसैन के जीवन पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है सद्दाम द सीक्रेट लाइफ। इसके लेखक हैं कॉन कफलिन। कफलिन लिखते हैं, कुवैत के अमीर शेख जावेर परिवार और मंत्रियों सहित देश से निकल गए, लेकिन शाही परिवार के एकमात्र सदस्य और अमीर के सौतेले भाई शेख फहद ने सऊदी अरब न भागने का फैसला किया। वो कुवैती आर्मी में कैप्टन थे। उन्होंने महल में रुककर इराकी फौज का सामना करने की हिम्मत दिखाई। जब इराकी सेना राजमहल पहुंची तो वो कुछ कुवैती सैनिकों के साथ राजमहल की छत पर एक पिस्टल लिए खड़े थे। इराकी सेना ने उन्हें देखते ही गोलियों से भून दिया। 6 घंटे के अंदर इराकी सेना का पूरे कुवैत पर कब्जा हो गया। देश के करीब 3 लाख नागरिक देश छोड़कर भाग चुके थे। हमले के कुछ घंटों के अंदर यूएन ने इराक पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने भी इराक पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी नौसेना के पोत इंडिपेंडेंस को हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में पहुंचने का हुक्म भी दिया गया। लेकिन सबके बीच अमेरिका की एक महिला राजदूत और सद्दाम हुसैन के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा सामने आया। दुनिया भर में यह महिला चर्चा का केंद्र बनी। कहा जाने लगा कि सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमला करने के पीछे इसी महिला का हाथ है। अमेरिकी सरकार से पूछा भी जाने लगा कि क्या अमेरिका का इशारा मिलने पर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया, और अगर सद्दाम ने अमेरिका के कहने पर कुवैत पर अटैक किया तो बाद में अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया? क्या अमेरिका ने इराक को युद्ध में उतरने के बाद धोखा दे दिया? आखिर क्या था उस बातचीत में? यही सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। अब शुरू करते हैं। बात 1980 की है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद शिया धर्मगुरु अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को गद्दी से हटा दिया। ईरान से सटे इराक में भी शिया बहुसंख्यक थे, जबकि यहाँ के शासक सद्दाम हुसैन थे सुन्नी। सद्दाम को लगा कि कहीं उनके यहाँ भी शिया ईरान जैसी क्रांति का बिगुल न बजा दें। इस वजह से उसने सितंबर 1980 में ईरान पर अटैक कर दिया। सद्दाम ने सोचा कि ईरान अभी क्रांति से निकला है, कमजोर है, ऐसे में कुछ ही हफ्तों में ईरान पर उसका कब्जा हो जाएगा और युद्ध खत्म हो भी जाएगा। उधर अमेरिका भी अपने लाडले शाह मोहम्मद रजा को गद्दी से हटाए जाने के चलते खुमैनी से नाराज था। उसने भी इराक को हथियार देने का वादा कर दिया। ऐसे में सद्दाम के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। लेकिन क्रांति से पैदा हुए नए ईरान की जनता ने सद्दाम के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की एक आवाज पर पूरा ईरान इराक के खिलाफ युद्ध में खड़ा हो गया। जिस युद्ध के चंद हफ्तों में खत्म होने की बात हो रही थी, वो 8 साल में खत्म हुआ। इन 8 साल में सद्दाम हुसैन को इंच भर भी ईरान की जमीन पर कब्जा नहीं मिला। उल्टे उनका मुल्क अरबों डॉलर के कब्जे में दब गया। ये वो कर्ज था जो कुवैत, सऊदी अरब और यूएई ने उसे ईरान से युद्ध लड़ने के लिए दिया था। मतलब चाबी देने वाले और भी थे, सिर्फ सद्दाम नहीं थे। 1989 आते आते सद्दाम हुसैन की हालत पस्त हो चुकी थी। इराक पर भारी आर्थिक संकट आ गया था। ईरान युद्ध में मारे गए 51,000 इराकी सैनिकों की विधवाओं को पेंशन देने भर का पैसा खजाने में नहीं बचा था। सद्दाम हुसैन ने इस मुद्दे पर कुवैत और सऊदी अरब के साथ कई बैठकें की। कहा कि उनका कर्जा माफ कर दिया जाए, क्योंकि ईरान से सऊदी अरब और कुवैत को भी खतरा था और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ईरान ने उन सबकी मदद ही की। इराक ने कुछ और मसले भी अरब देशों के सामने उठाए। उसका कहना था कि कुवैत सीमा पर उसके क्षेत्र से भी तेल निकाला जा रहा है और ऐसा करना तुरंत बंद होना चाहिए।
इराक ने बाकी अरब देशों से ये भी कहा कि वो तेल का उत्पादन थोड़ा कम करें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़ जाएं। इससे इराक को अपनी माली हालत सुधारने में मदद मिलती, लेकिन कई बैठकों के बाद भी इराक के किसी ने एक नहीं सुनी। अंततः 1990 की गर्मियों में एक रोज राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराकी टीवी पर धमकी भरे अंदाज में ऐलान किया। कहा, अगर कुवैतियों ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे पास चीज़ों को सुधारने और अपने अधिकारों की बहाली के लिए ज़रूरी कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसके कुछ रोज बाद ही इराकी सेना अपने उत्तरी बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगी। 21 जुलाई तक इराक के करीब 50,000 सैनिक कुवैत के बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। 2 अगस्त को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अचानक अटैक कर दिया। पूरे कुवैत पर कब्जे के बाद सद्दाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई अल हसन अल माजिद को कुवैत का गवर्नर बना दिया। इसके महज 2 रोज बाद ही इराकी सेना सऊदी अरब की सीमा पर भी इकट्ठा होने लगी। सऊदी के किंग ने अमेरिका से सुरक्षा के लिए मदद मांगी। साल 1940 से अमेरिका का यूएई, सऊदी अरब और कतर सहित कुछ खाड़ी देशों के साथ एक डील चल रही थी, जिसके तहत अमेरिका ने इन देशों को सुरक्षा देने का आश्वासन दे रखा था। इसके बदले ये देश उसे निर्बाध रूप से तेल की सप्लाई करते थे। अमेरिका को लगा कि अगर इराक ने कुवैत के बाद सऊदी अरब पर भी कब्जा कर लिया तो तेल के सबसे बड़े क्षेत्र पर उसका कब्जा हो जाएगा और अमेरिका का इंटरेस्ट खतरे में पड़ेगा। ऐसे में इराक से सऊदी अरब को बचाने के लिए अमेरिका ने 7 अगस्त 1990 को एक बड़ा ऐलान किया। राष्ट्रपति बुश ने देश के नाम संबोधन में कहा कि वो 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को सऊदी अरब भेज रहे हैं। इसे ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड नाम दिया गया। अगले 6 महीनों में करीब 1,30,000 अमेरिकी सैनिकों को सऊदी अरब की धरती पर उतार दिया गया। इसी बीच सितंबर 1990 में इराक ने अमेरिकी राजदूत से हुई एक बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। ये बातचीत युद्ध शुरू होने से महज 1 हफ्ते पहले इराक में मौजूद अमेरिकी राजदूत एप्रिल गिलेस्पी और सद्दाम हुसैन के बीच हुई थी। दरअसल 25 जुलाई को दोपहर 1 बजे सद्दाम ने बगदाद में एप्रिल गिलेस्पी को एक पत्र भेजा, उन्हें मिलने के लिए अपने महल में बुलाया। सद्दाम पर लिखी अपनी किताब में कॉन कफलिन लिखते हैं कि गिलेस्पी से सद्दाम हुसैन कुवैत की सीमा पर अपने सैनिकों के जुटने को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। इस बैठक में सद्दाम हुसैन ने अपनी मजबूरियां गिनाई, देश पर आए आर्थिक संकट की बात कही, कुवैत और सऊदी अरब की शिकायत भी की। बातचीत में यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन गड़बड़ इसके बाद हुई। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान एक जगह पर अमेरिकी राजदूत इराकी तानाशाह से कहती हैं, मुझे इराक के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधा निर्देश मिला है। मैं जानती हूँ कि आपको पैसे की ज़रूरत है, हम इसे अच्छे से समझते हैं और हमारी राय है कि आपको अपने देश को संवारने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन अरब देशों के आपसी झगड़े पर अमेरिका ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। जैसे कुवैत के साथ आपका सीमा विवाद, उसे लेकर अमेरिका ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। मुझे आपसे दोस्ती करने की मंशा के तहत आपके इरादों के बारे में पूछने का आदेश मिला है। बातचीत में अमेरिकी राजदूत ये भी कहती हैं कि इराक के अरब देशों से जो भी मतभेद हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए। इस बैठक के आखिर में सद्दाम हुसैन कहते हैं कि अगर कुवैत से उनका समझौता नहीं हो पाया तो लाजमी है कि इराक मौत तो स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका से सऊदी अरब में सेना भेजने के आदेश के कुछ दिन बाद जब ये बातचीत सामने आ गई तो अमेरिकी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे। कहा जाने लगा कि राजदूत एप्रिल गिलेस्पी ने सद्दाम से जब ये कहा कि अमेरिका का अरब देशों के आपसी झगड़े से कोई मतलब नहीं, तब ही सद्दाम को अमेरिका की तरफ से कुवैत पर हमला करने का इशारा मिल गया था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सद्दाम को गिलेस्पी की बातें सुनकर सीधा मैसेज मिला कि अगर वो कुवैत पर अटैक करेंगे तो अमेरिका बीच में नहीं आएगा। लेकिन जब इराक ने हमला कर दिया तो अमेरिकी सेना उससे लोहा लेने कुवैत पहुंच गई। अमेरिकी राजदूत गिलेस्पी पर सद्दाम से बैठक के दौरान गलती करने और नादानी में बातें करने का आरोप लगाया गया। मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें अमेरिकी संसद के सामने सफाई तक देनी पड़ी। गिलेस्पी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें या अमेरिकी सरकार को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि सद्दाम कुवैत पर हमला कर देंगे। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सद्दाम के करीबी मित्र और मिस्र के राष्ट्रपति हुस्न मुबारक ने निजी तौर पर वॉशिंगटन और लंदन को आश्वासन दिया था कि सद्दाम का कुवैत पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और अरब संकट का हल कूटनीति से ही निकलेगा। बहरहाल 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि अगर इराक की सेना 15 जनवरी 1991 तक कुवैत से बाहर नहीं जाती तो उसे सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके वहां से खदेड़ा जाएगा। सद्दाम हुसैन ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, अल्टीमेटम। इसके बाद अमेरिका ने 39 देशों का एक गठबंधन बनाया और इन देशों के 7 लाख सैनिक सऊदी अरब और कुवैत पहुंच गए। ये था
ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड का दूसरा पड़ाव, जिसका नाम रखा गया डेजर्ट स्टॉर्म। 29 जनवरी 1991 को सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब के भी कुछ इलाकों में अपनी सेना भेज दी। अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। साफ था कि कोई पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रपति बुश ने इराक पर हवाई हमला करने का आदेश दे दिया। पूरे इराक में इससे भारी तबाही तो हुई ही, 4 हफ्तों के अंदर इराक के 4 परमाणु शोध संयंत्रों का भी नामो निशान मिटा दिया गया। इराक के सभी सामरिक और आर्थिक महत्व के ठिकाने जैसे सड़कें, पुल, बिजली घर और तेल भंडार पूरी तरह खत्म कर दिए गए या बहुत डैमेज कर दिए गए। इराक के 1 लाख से ज़्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे गए। वहीं गठबंधन सेना के करीब 300, जिनमें करीब 150 अमेरिकी सैनिक थे, उनकी जान गई। फिर वो दिन आया जब इराक को झुकना पड़ा। 18 फरवरी 1991 को इराक के विदेश मंत्री तारिक अजीज मॉस्को गए। उन्होंने सोवियत संघ में जो एक ऑफर मिला कि कुवैत से बिना शर्त इराक को हटना होगा, वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन तब तक विश्व नेताओं के बीच सद्दाम की विश्वसनीयता इतनी घट चुकी थी कि महज आश्वासन से काम चलने वाला नहीं था। इसलिए अप्रैल 1991 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 687 पारित किया। इसके तहत इराक को सामूहिक विनाश के अपने सभी हथियारों को नष्ट करने का हुक्म दिया गया। शुरुआत में सब सही रहा, लेकिन साल 1998 में इराक ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हवाई हमले करके सद्दाम के शासन को जड़ से खत्म कर दिया। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि सद्दाम हुसैन ने जिस दिन कुवैत पर हमला करने की गलती की थी, उस दिन ही उनकी बर्बादी की पटकथा लिख दी गई थी। सद्दाम के करीबी इसी बात को दूसरी तरह से कहते हैं कि अमेरिका से मिले एक धोखे ने सद्दाम हुसैन को बर्बाद कर दिया। इसी के साथ तारिक का ये एपिसोड हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। तारिक के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।